अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, हमारे पास टॉर्क के इक्वल मैग्नीट्यूड का आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। हमारे पास दो चीजें, एक तो हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। मैंने केवल हमारे पास दो चीजें दे रखी है यहाँ पे, एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, एक दे रखा सॉलिड स्फीयर, और दोनों पे इक्वल टॉर्क अप्लाई हो रहा है। वो भी लिखा है टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, और दोनों का मास और रेडियस सेम दे रखा है। ठीक होगी बात। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और सिलेंडर जो है अपने जो उसका स्टैंडर्ड एक्सिस होता है सिलेंडर का, उसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट करने के लिए फ्री है। एंड द स्पेयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और जो हमारे पास स्पेयर है वो अपने सेंटर से जाने वाले एक्सिस पे क्या कर रहा है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। Which of the following, which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? बताना है दोनों, हमारे पास एक स्पेयर है और एक हमारे पास हॉलो सिलेंडर है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस। बताना है दोनों में से किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा, और हमारे पास जो जो गिवन है वो सब हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कंसिडर करो, लेट द रेडियस, दोनों की इक्वल है हॉलो सिलेंडर रेडियस एंड दूसरी चीज क्या थी, रेडियस एंड मास ऑफ हॉलो सिलेंडर ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड स्पेयर आर इक्वल। ये तो दिया है उसने, आर एंड एम रिस्पेक्टिवली, क्योंकि उसने बोला है दोनों का मास और रेडियस बराबर है, तो दोनों का मास एम मान लो और दोनों की रेडियस क्या मान लो, आर मान लो। तो दोनों का मास और रेडियस हमने यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर कर लिया। अब उसने बोला दोनों पे लगने वाले जो टॉर्क है यानी कि वो भी सेम है, यानी कि टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2, ये भी हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है। मान लो यानी कि हमारे पास हॉलो सिलेंडर पे लगने वाला टॉर्क और जो हमारे पास दूसरा स्पेयर है उस पे लगने वाला टॉर्क दोनों बराबर है, ये भी हमारे पास गिवन है। हमें बताना है कि दोनों में से किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, देखो I1 जो है, I1 में यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ फर्स्ट, यानी कि इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ हॉलो सिलेंडर के लिए। किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए, यानी कि I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। दूसरा I2 ले लो यहाँ पे, इसको स्पेयर का क्या मान लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो। तो हमारे पास I1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और तो आपको याद रखना है हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस होता है mr²। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस वो होता है mr²। इसी तरीके का स्पेयर का सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला भी होता है 2/5 mr²। तो इस तरीके से दोनों के हमारे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी जाके हम उसको आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखो एक चीज आपको याद दिलाता हूं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो था टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एल्फा होता है। ये एक रिलेशन था टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच, ये रिलेशन है। तो ये टॉर्क हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये एल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो हमारे पास कुछ चीज गिवन दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखा है, टाउ 1 बराबर टाउ 2। देखो सीधी सी बात है, टाउ 1 किसके बराबर होता है, टाउ 2 के बराबर है। यहाँ पे गिवन दे रखा है तो कि दोनों जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर है और जो सॉलिड स्फीयर है दोनों पे लगने वाले टॉर्क क्या है, बराबर है। और टॉर्क का फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। तो टॉर्क 1 की जगह हम देखो 1 हमने किस लिए माना है, हॉलो सिलेंडर के लिए, तो I1 अल्फा 1 रख दो इसकी जगह, है ना। टाउ का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, I अल्फा होता है, तो टाउ 1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 अल्फा 1। टाउ 2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 अल्फा 2। और 1 वाले जो वर्ड है वो हॉलो सिलेंडर के लिए हैं और जो 2 वाले वर्ड है वो किसके लिए हैं, स्फीयर के लिए। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यू कैलकुलेट पुट कर देंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले I1 को तो I1 ही रहने दो, है ना, और ये अल्फा 1 को अल्फा 1 रहने दो। I2 की जगह रख दो आप 2/5 I1 रख दो, ठीक है ना, 2/5 I1, क्योंकि एक्चुअल में वो है ही ऐसा। देखो इन दोनों को डिवाइड जब आप करोगे I1 और I2 को, तो I2 अपॉन I1 को जब आप डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो mr² से mr² कट जाएगा, हमारे पास केवल क्या बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 2/5। तो इस तरीके से I2 की वैल्यू आप क्या निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी वो 2/5 I1। सीधी सी बात है, देखो मैंने बोला जब हमने यहाँ पे I2 से I1 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा, I2 बराबर 2/5 I1। तो यही रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है। I2 की जगह हम रख देंगे 2/5 I1, अल्फा 2 इसी तरीके से रहेगा। अब I1 से I1 कैंसिल हो गया, देखो हमारे पास क्या बचा, अल्फा 2 बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 अल्फा 1। तो देखो एक्चुअली में जो ये है ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा 2 बराबर 2.5 अल्फा 1, यानी कि देखो अल्फा 2 बड़ा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। सीधी सी बात है, क्योंकि अल्फा 1 के साथ कोई होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ होल नंबर तो नहीं कह सकते, क्या यहाँ पे एक 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा 1 के साथ, इसलिए अल्फा 2 क्या हो गया, अल्फा 1 से बड़ा हो गया। अब आपको एक चीज याद दिलाते हैं, ओमेगा जो होता है, हमें तो बात किसकी करनी है कि किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा है। तो देखो जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये कहां से पता लगेगा हमें यहाँ से पता लगेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एक फॉर्मूला होता है ना,
हम इसके बाद की कहानी जब हम यहाँ तक कर देंगे, इतना कर देंगे, जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। ये रिजल्ट क्या है कि जो हमारे पास सेकंड वाला यानी कि जो हॉलो स्फीयर है, यानी कि जो स्फीयर है, हॉलो तो बोला नहीं है, हॉलो तो केवल क्या है यहाँ पे सिलेंडर है। जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर क्या है वो सॉलिड है। जो क्वेश्चन जैसा है उसको उसी तरीके से करना है। इस जो हमारे पास सिलेंडर था वो हॉलो है और स्फीयर जो है वो सॉलिड है। तो हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा निकल के आ गया जब हमने इसको कैलकुलेट किया। अब देखो एक्चुअल में जो होता है ओमेगा, जो कैसे होता है, इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यानी कि ओमेगा जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया, तो इस तरीके से लिख देंगे ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। यानी कि ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा और ओमेगा घटेगा तो अल्फा भी घटेगा। या फिर ऐसा समझो ओमेगा अल्फा ज्यादा होगा तो ओमेगा भी ज्यादा होगा और अल्फा कम होगा तो ओमेगा भी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो अल्फा 2 बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा 2 बड़ा हो जाएगा ओमेगा 1 से। यानी कि जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है उसका एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी हॉलो सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन हमने इस तरीके से कर लिया। तो अच्छा क्वेश्चन, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों का हमारे पास रेडियस और मास बराबर दे रखा है, हमने उसको कंसिडर कर लिया। दोनों पे लगने वाले टॉर्क भी बराबर दे रखे हैं। हमने हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माना और हॉलो सिलेंडर का इसके स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, देखो स्फीयर सॉलिड था तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर होता है 2/5 mr²। अब हमने I2 और I1 को आपस में डिवाइड करा इस तरीके से ना, इसको इसके बाद करना है, आगे स्टेप यहाँ पे करना है, मतलब इसके नीचे तब ये लिखेंगे। तो I2 को जैसे हमने I1 से डिवाइड करा तो हमारे पास I2 बराबर 2/5 I1 निकल के आ गया। अब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला एक्चुअली में जो होता है वो I अल्फा भी होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, टाउ 1 की जगह I1 अल्फा 1, टाउ 2 की जगह I2 अल्फा 2 रखेंगे और ये I2 की जगह जो हमने कैलकुलेट किया था 2/5 I1 वो रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आएगा अल्फा 2 बराबर 2.5 अल्फा 1। तो अल्फा 1 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो 1 से ज्यादा है, यानी कि अगर अल्फा 1 के साथ 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 एंड वी नो दैट ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। इट मींस जैसा अल्फा बिहेव करेगा वैसे ओमेगा भी बिहेव करेगा। अल्फा 2 बड़ा है, इसका मतलब ओमेगा 2 भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि सॉलिड स्फीयर का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ज्यादा ही निकल के आएगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकंड। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले जो हमारे पास गिवन है, देखो मास दे दिया हमारे पास 20 kg का, जो हमारे पास गिवन है पहले हम उसी को कर लेते हैं ना, ऐसे इस तरह एक लाइन खींच देते हैं। और हमारे पास एंगुलर स्पीड दे रखी है जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 रेडियन था वो, तो मैंने आर लिख दिया सिंपल, रेडियन पर सेकंड। तो इसका रेडियन क्या दे रखा हमारे पास, एंगुलर स्पीड भी दे दी। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.25 मीटर, तो 0.25 मीटर हमारे पास रेडियस भी हो गया सिलेंडर का। What is the kinetic energy associated with the rotation of cylinder? सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इस सिलेंडर से एसोसिएटेड जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो भी हमारे पास है द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी दे दिया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। और हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, देखो तो आपको याद रखना है सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो mr²/2 होता है। हमने इससे पहले पढ़ा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो हमारे पास हॉलो सिलेंडर था उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको हमने mr² से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक होगी बात। अब हमने निकालना है क्या, काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली में तो हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ पे आई को कैलकुलेट करेंगे। तो आई को जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, एम की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0.25 इंटू आर स्क्वायर कर देंगे। अच्छा देखो एम की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, तो 20 रख दो, 20 इस तरीके से। और हमारे पास आर का स्क्वायर कर देंगे, आर हमारे पास 0.25 मीटर है, उसका स्क्वायर करो और डिवाइडेड बाय 2 करो। तो आप जैसे इस आई को कैलकुलेट करेंगे तो आई आपका कैलकुलेट करने से क्या आएगा, देखो ये 20 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.00 और क्या होगा, देखो 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो ये आ जाएगा 0.0625 अपॉन में आएगा 2। और जैसे आप इस एल को आई को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी 0.625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि यही क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है। देखो बहुत आसान सी बात है, कैलकुलेशन तो आपको करनी है, कैलकुलेशन आपकी है। मैंने क्या बोला, एम की जगह हमने 20 रख दिया मास, आर की जगह हमने 0.25 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 यानी कि 625। और देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो पॉइंट के बाद जो है 4 डिजिट बच जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0.0625। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0.625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमने आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया इस सॉलिड सिलेंडर का।
हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू आई की वैल्यू रख दो आप 0.625 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की वैल्यू रखोगे 100 और 100 का स्क्वायर कर दोगे इस तरीके से, तो आपके पास आएगा 1/2 इंटू 0.625 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे उसके साथ। तो जैसे आप इसको कट करोगे तो ये कट कुट करके हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आपका आसानी से आ जाएगा 3125 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी जूल में रिप्रेजेंट होगी इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जो भी हमारे पास ये केस दे रखा था इस तरीके से 3125 जूल निकल के आ जाएगी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब हमारे पास कुछ और भी पूछा हुआ है, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हम पहले भी जान चुके हैं, आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का आपको एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आई इंटू ओमेगा। देखो अब ये फॉर्मूला कहां से आया, देखो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करो। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दिखाते हैं और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से दिखाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने क्या रख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब आई की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी 0.625 इंटू ओमेगा की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 100, उसको रख देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 62.5। और एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है उसको हम लगा देंगे जूल इंटू सेकंड, या फिर और भी यूनिट लगा सकते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आई का यूनिट क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 62.5, और आई का यूनिट होता है एम आर स्क्वायर, और हमारे पास ये जो ओमेगा इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से बड़ी सी यूनिट भी बना सकते हैं। एम आर स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में जो है वो क्या है, एम मतलब मास, तो मास की जगह किलोग्राम रख दो और आर की जगह मीटर स्क्वायर रख दो, तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। जूल सेकंड भी एक यूनिट हो गई किसकी, इस एंगुलर मोमेंटम की, या फिर इसका दूसरा यूनिट जो है मैंने आपको क्या बोला, इस तरीके से किलोग्राम हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और रेडियन अब पर सेकंड, इस तरीके से एक और यूनिट एंगुलर मोमेंटम की बन जाएगी। तो ये एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे निकल के आ गया। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ए देखो क्या है। A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched। देखो एक जो लड़का है वो एक घूमती हुई टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ जो है फैले हुए हैं, ये उसने बोला है। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि हमारे पास एंगुलर स्पीड जो दे रखी है ओमेगा 1 जिसको बोल रहे हैं हम, वो दे रखी है हमारे पास 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो एक्चुअल में जो है ये एंगुलर स्पीड नहीं, एंगुलर स्पीड तो ऐसे कैलकुलेट होती है। देखो हमारे पास रिवॉल्यूशन दे रखे हैं पर मिनट, यानी कि देखो हम एंगुलर स्पीड जब निकाले, देखो ये एक्चुअल में ओमेगा 1 नहीं है। ओमेगा 1 निकलेगा कैसे, उसको निकालते हैं, पहले भी हमने देखा था। तो हमारे पास पर मिनट में नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं, पर मिनट नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे हैं, पर मिनट नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं 40, यानी कि 60 सेकेंड। पर मिनट का मतलब क्या, 60 सेकेंड में नंबर ऑफ टन्स इस कितने हैं हमारे पास 40 है। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ टन्स कितने हो जाएंगे, एक सेकंड में नंबर ऑफ टन्स बराबर आ जाएंगे 40/60, और इसको आप कट कर दोगे तो 2/3 आ जाएगा। और ये एक्चुअल में एक सेकंड में नंबर ऑफ टन्स को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं एफ से। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 2/3 हर्ट्ज इस तरीके से। अब हम ओमेगा 1 जब कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा 1 मैंने बोला एक्चुअल में ये तो ओमेगा 1 है नहीं, ओमेगा 1 कैसे निकलेगा 2πf करके, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला ही यही होता है। तो ओमेगा की जगह हमने 2π रखा, एफ की जगह वैल्यू रख दी 2/3, तो हमारे पास ये 4π/3 ओमेगा 1 निकल के आ गया, और ओमेगा 1 की वैल्यू अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 4π/3 रेडियन पर सेकंड। अब एक्चुअल में जो है ओमेगा 1 की वैल्यू निकल के आ गई। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड, तो एंगुलर स्पीड तो हमने फिलहाल निकाल दी है। इफ ही होल्ड्स हो, क्या लिखा है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ he folds his hand back and thereby reduces his moment of inertia to 2/5 times of the initial value। मान लो उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली I1 है ना, जिसको I1 है उसका भी हमें पता नहीं, तो I1 कंसीडर कर लो, इसको लिख दो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिख दो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसने क्या बोला, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज हो रहा है 2/5, यानी कि उसका रिड्यूसेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 2/5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। यानी कि जो हमारे पास I2 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 2/5 I1। इस तरीके से हम क्या I2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि I2 को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जो हमारे पास दे रखा है 2/5 I1, तो इस तरीके से I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया, ओमेगा 1 भी मिल गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड बैक एंड देयरबाय रिड्यूसेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 2/5। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है एंगुलर स्पीड निकालनी है, ओमेगा 2 कैलकुलेट करना है। देखो I1 के रिलेट में ओमेगा 1 यह है, अब I2 के रिलेट में जो ओमेगा 2 होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या मीनिंग है कि L1 बराबर L2, यानी कि L1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम I1 ओमेगा 1 और L2 की जगह लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2। अब I1 और I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। I1 की जगह I1 ही रहने दो, ओमेगा 1 हमारे पास जो पहले कैलकुलेट कर चुके हम 4 पाई/3 इंटू I2 की जगह लिख दो 2 इक्वल टू लगाओ, यहाँ पे इक्वल टू है, और I2 की जगह लिखो 2/5 I1 और ओमेगा 2 की वैल्यू ऐसी लिख दो क्योंकि ओमेगा 2 तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 2 जो एक्चुअल में आएगा आपके पास आएगा 10 पाई/3। इस तरीके से रेडियन पर सेकंड ओमेगा 2 हमारे पास निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया 10 पाई/3 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने ओमेगा 2 भी कैलकुलेट कर दिया। तो देखो बहुत बड़ी बात नहीं थी, ओमेगा 2 कैलकुलेट करना, 10 पाई/3 हमारे पास रेडियन पर सेकंड इस तरीके से निकल के आ गया। आप इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास देखो जो ओमेगा 2 है उसका वैल्यू क्या निकल के आया, हमारे पास आया 10 पाई/3 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 पाई F2 लिख दो या डायरेक्टली 2 पाई F भी लिख दो, 10 पाई/3 हो जाएगा। आप F2 जैसे कैलकुलेट करेंगे तो इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 5/3। तो हमारे पास आ गया 5/3 रेडियन पर सेकंड। एक्चुअल में रेडियन नहीं, ये क्या है, तो क्या निकाला हमने, फ्रीक्वेंसी निकाली, तो हर्ट्ज लिख सकते हो इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख, हर्ट्ज की जगह ऐसे भी लिख सकते हो रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो पर सेकंड में जो रिवॉल्यूशन है वो कितने हैं, 5/3 है। तो हम एक्चुअल में हमें निकालने क्या है, रिवॉल्यूशन। हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा था रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है, तो हम इसे रिवॉल्यूशन पर मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट में चेंज करने के लिए हम इसे 100 से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये कट जाएगा, 3 2 6 0 और 20 × 5 हो जाएगा 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इस तरीके से हम F2 को, यानी कि जो दूसरा वाला हमारे पास दूसरी जो एंगुलर स्पीड है उसको निकाल चुके हैं। सेकंड वाली फाइनल एंगुलर स्पीड को हम 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट भी बोल सकते हैं, और फाइनल एंगुलर स्पीड जो हमने 10 पाई/3 निकाली, 10 पाई/3 रेडियन पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमने कर लिया और अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर निकाल लिया। अब हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन भी था, दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं इसका क्या था। दूसरा ऑप्शन है शो दैट चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज मोर देन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वो बोल रहा है जो चाइल्ड की जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पहले K1 और K2 दो फॉर्मूले लगाएंगे। K1 होगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और इसी तरीके से हमारे पास जो K2 आएगा उसकी जगह हम लिखेंगे हाफ I और ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू क्या रखनी है, सॉल्व करनी है। तो हम इसको K2/K1 कर देंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा I2, देखो ये बचेगा I2 और ओमेगा 2 स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे I1 बचेगा, ओमेगा 1 स्क्वायर बनेगा। ये दो इक्वेशन आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अब I2 की वैल्यू आपको पहले पता है 2/5 I1 है, और ओमेगा 2 अभी हम निकाल चुके हैं। देखो ओमेगा 2 को आप 10 पाई/3 रख दो, ये डायरेक्टली 100 रख दो। देखो 10 पाई/3 रखोगे तब भी वही आंसर आएगा, 100 रखोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो इजी करने के लिए हम इसे 100 रख देते हैं, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे ना, 100 का स्क्वायर है ओमेगा 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से I1 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे ओमेगा 1 जो एक्चुअल में था 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट था, तो 40 रख दो। जब यहाँ पे हमने रिवॉल्यूशन पर मिनट रखा तो यहाँ पे भी वही रखेंगे। तो देखो I1 से I1 कैंसिल हुआ है, बचा 2/5 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर कर दो इस तरीके से, और 40 का भी स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 4 4 जा 16 हो गया, ये 25 ऐसे कट गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये यहाँ से कट गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो निकल के कितना आएगा 5/2। क्या आ रहा है ये K2/K1। तो इस तरीके से हमारे पास K2/K1 की वैल्यू 5/2 निकल के आ गई। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो K2 बराबर और K1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो K1 मल्टीप्लाई 5/2, या फिर इसको ऐसे लिख दो K2 बराबर, इसको बोलेंगे हम 2.5 K1। तो देखो सीधी सी बात है, K2 जो है उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी था, और इस तरफ K1 के साथ एक 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, तो इट मींस K2 इज ग्रेटर देन K1। किस तरीके से बड़ा निकलता है, कैसे पता लग चलता है बड़ा कौन सा है, जिस नंबर के साथ, जिस वेरिएबल के साथ 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से बड़ा होता है 2.5, मैंने बोला जिस वेरिएबल के साथ 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होता है उसके ठीक अपोजिट साइड वाला वेरिएबल क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि K2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, K1 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू।